जम्मू कश्मीर के नेताओं के साथ पीएम मोदी की बैठक पूरी हो चुकी है। सूत्रों ने बताया कि बैठक में पीएम मोदी ने कहा कि हम जम्मू कश्मीर में लोकतांत्रिक प्रक्रिया के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। बैठक में यह चर्चा हुई कि परिसमन के बाद चुनाव कराया जाए, जिस पर अधिकतर लोगों ने सहमति जताई। लेकिन एक बात जो इस बैठक से निकल कर आई वो यह है कि बैठक में न ही पाकिस्तान परस्तों की चली और न ही अलगाववाद की कहानी लिखने वालों की। किसी तरह की सियासत के लिए बैठक में कोई जगह नहीं थी। गुलाम नबी आजाद ने बताया कि बैठक में सभी नेताओं को किसी भी विषय पर कितना भी बोलने की छूट थी। उन्होंने कहा कि पहले प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने अपनी बात रखी। आजाद के मुताबिक सरकार ने कोविड को चुनाव में देरी की वजह बताया। आजाद ने कहा कि हमने बताया कि सदन के अंदर गृह मंत्री ने ही आश्वासन दिया कि हम विशेष राज्य का दर्जा बहाल करेंगे। हमने कहा कि समय तो आ गया है, शांति भी है, सीज फायर भी है, इससे अनुकूल समय नहीं हो सकता। पीएम आवास पर हो रही बैठक विधानसभा चुनाव से पहले जम्मू कश्मीर में विधानसभा क्षेत्रों में की परिसमन पर केंद्रित हो सकती है। फारूक अब्दुल्ला सहित नेशनल कॉन्फ्रेंस के 3 सांसदों जिन्होंने परिसमन आयोग की बैठकों का बहिष्कार किया था, ने संकेत दिया कि अगर आयोग के अध्यक्ष उनकी चिंताओं को दूर करते हैं तो वे कार्रवाई में शामिल होंगे, क्योंकि एक मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। नेशनल कॉन्फ्रेंस और अन्य पार्टियों ने 5 अगस्त के फैसले और परिसमन की कवायद को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। अनुच्छेद 370 के अंत के बाद हुई इस मेगा मीटिंग में कई बड़े मुद्दों पर बातचीत हो रही थी और सियासी तस्वीर के मुस्कुराते चेहरे ये बताने के लिए काफी हैं कि चर्चा सार्थक माहौल में हो रही थी। लेकिन ये बात समझना जरूरी है कि बैठक के बाद आने वाले परिदृश्य के हिसाब से जम्मू कश्मीर की तस्वीर में क्या बदलाव हो सकते हैं। फिलहाल जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है और अगर लोकतंत्र बहाली की बात की जाती है तो इस दिशा में विधानसभा का गठन पहला फैसला होगा। इसके लिए परिसमन निर्धारण और मतदाता सूची का पुनरीक्षण पहली जरूरतें होंगी, जिसके बाद चुनाव का काम कराना होगा। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में परिसमन आयोग लगातार डिलिमिटेशन की प्रक्रिया पर काम कर रहा है। ऐसे में चुनाव के लिए पहला स्टेप उठाया जा चुका है। अगर परिसमन आयोग जुलाई में अपनी रिपोर्ट सौंप देता है तो इसके बाद मतदाता सूची बनाने पर काम तेज होगा। चूंकि हाल ही में परिसमन आयोग की अध्यक्ष रंजना प्रकाश देसाई और मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा ने राज्य के सभी उपायुक्तों से जिस तरह से मीटिंग की है, ये माना जा रहा है कि मतदाता सूची बनाने का काम भी जल्द शुरू हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा पता नहीं किस मुगालते में सियासत कर रहे हैं। राहुल गांधी को कभी उनकी ही पार्टी के नेताओं ने गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन वो सालों से खुद को पीएम इन वेटिंग माने बैठे हैं। यही हाल प्रियंका वाड्रा का है। यूपी के पिछले विधानसभा चुनाव में गिनती की 7 सीटें जीतने वाली कांग्रेस के पास अब गिनती की 5 सीटें ही बची हैं। इनकी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा खुद को यूपी का सीएम इन वेटिंग मानकर चल रही हैं। कांग्रेस के नेता सलमान खुर्शीद ने कहा कि पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ये तय करेंगी कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में वे मतदाताओं के बीच खुद को कैसे पेश करेंगी। लेकिन ये जरूर है कि वह एक बेहतरीन चेहरा हैं और राज्य में पार्टी की कप्तान हैं। उन्होंने ये उम्मीद भी जताई है कि चुनाव से पहले कांग्रेस ही बीजेपी के खिलाफ मुख्य प्रतिद्वंदी की भूमिका में होगी। अब सलमान खुर्शीद को कौन बताए कि चेहरे की राजनीति का वक्त कब का बीत चुका, लेकिन कांग्रेस प्रियंका गांधी वाड्रा के चेहरे पर ही फिदा है और ये मानकर चल रही है कि यूपी का चुनाव तो वही जीतेगी। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कांग्रेस को गठबंधन करने के लायक पार्टी तक मानने से इनकार कर दिया। उनके हिसाब से कांग्रेस से बेहतर छोटी पार्टियां हैं। मतलब अखिलेश यादव की नजर में कांग्रेस उजड़ा चमन है जिसमें बाहर कब आएगी कोई भविष्यवाणी तक करने से डरता है। लेकिन सलमान खुर्शीद ने कहा कि कांग्रेस गठबंधनों के लिए इंतजार नहीं करती रहेगी, बल्कि पूरी ताकत के साथ वे चुनाव लड़ने को लेकर प्रतिबद्ध हैं। ये पूछे जाने पर कि क्या मुख्यमंत्री पद के चेहरे के लिए प्रियंका गांधी ही सर्वश्रेष्ठ विकल्प हैं, तो पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि जब तक वे हमें कोई संकेत नहीं देती तब तक मैं इसका जवाब नहीं दूंगी, लेकिन वह एक अद्भुत बेहतरीन चेहरा हैं। उन्होंने कहा कि आप एक तरफ योगी आदित्यनाथ की तस्वीर रखिए, दूसरी तरफ प्रियंका गांधी वाड्रा की तस्वीर रखिए, आपको कोई सवाल पूछने की जरूरत नहीं होगी। खुर्शीद ने इस बात पर जोर दिया कि यह फैसला प्रियंका गांधी को खुद करना है कि मतदाताओं के बीच किस तरह से जाना है। उन्होंने कहा, मैं आशा करता हूं कि वह फैसला करेंगी और हमें जानकारी देंगी। जहां तक हमारा सवाल है तो वह हमारी कप्तान हैं और हमारा नेतृत्व कर रही हैं। गठबंधन की संभावनाओं को लेकर पूछे जाने पर खुर्शीद ने कहा कि उनकी जानकारी के मुताबिक कांग्रेस की किसी दल के साथ बातचीत नहीं चल रही है। उनके मुताबिक अगर पार्टी नेतृत्व कोई फैसला करता है तो वो बात अलग है।
पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ा था। उस चुनाव में कांग्रेस सिर्फ 7 सीटें जीत सकी और समाजवादी पार्टी को 47 सीटें मिली थीं। एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने हाल ही में एक साक्षात्कार में कहा, उनकी पार्टी आगामी चुनाव में कांग्रेस और बीएसपी जैसे बड़े दलों के साथ गठबंधन नहीं करेगी। रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। महाराष्ट्र की महाविकास अघाड़ी सरकार महाफूट की ओर बढ़ रही है। सरकार में सहयोगी पार्टी कांग्रेस को परोक्ष रूप से जूतों से पीटे जाने के उद्धव ठाकरे के बयान पर अभी बवाल जारी ही था कि उद्धव ठाकरे ने शरद पवार के सपनों को कुचल दिया और शरद पवार के ड्रीम प्रोजेक्ट माने जा रहे कैंसर रोगियों के आवास के निर्णय पर रोक लगा दी। उद्धव ठाकरे की तरफ से शरद पवार के लिए किया गया ये पहला बड़ा हमला है। इसके पहले शरद पवार की मोदी विरोधी बैठकों में न जाकर शिवसेना ने अपने तेवर दिखा दिए थे कि उनके लिए कांग्रेस और एनसीपी दोनों बराबर हैं और दोनों को उद्धव ठाकरे को अपना बड़ा नेता मानना ही होगा। इसी वजह से कांग्रेस के बाद उद्धव ठाकरे ने शरद पवार को अपनी ताकत दिखाई। अब तक शरद पवार उद्धव ठाकरे के गुरु की भूमिका में दिखाई दिया करते थे, लेकिन उद्धव ठाकरे ने पवार के ड्रीम प्रोजेक्ट को रोककर इस तरह की बातों पर एक तरह से विराम लगा दिया। असल में मुंबई के टाटा मेमोरियल अस्पताल में देश भर के कैंसर के मरीज इलाज कराने आते हैं। राष्ट्रीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता और आवास निर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड ने कैंसर के मरीजों व उनके परिजनों के रहने के लिए महाराष्ट्र गृह निर्माण एवं क्षेत्र विकास प्राधिकरण यानी म्हाडा का 100 फ्लैट टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल को स्थानांतरित किया था। परेल के लालबाग में हाजी कासम चौल पुनर्निवास योजना के तहत 300 वर्ग फुट के फ्लैट ₹1 प्रति वर्ष के नाममात्र दर पर 30 साल के लिए दिए गए हैं, लेकिन मुख्यमंत्री ठाकरे ने इस योजना पर रोक लगाते हुए इसके बारे में रिपोर्ट भी तलब की है। शिवसेना विधायक अजय चौधरी ने कैंसर रोगियों के लिए फ्लैट देने पर आपत्ति जताई थी। उनका कहना था कि टाटा हॉस्पिटल को जो फ्लैट दिए गए हैं उसमें कैंसर मरीजों को रखे जाने पर स्थानीय निवासियों में भय का माहौल है, इसलिए फ्लैट के बजाय भोईवाड़ा इलाके में पूरी इमारत दी जाए। चौधरी ने कहा कि 4 साल पहले उनकी पत्नी की कैंसर से मौत हुई थी। उन्होंने पत्नी के नाम एक न्यास बनाया है जिसके जरिए मरीजों की मदद की जाती है। मुख्यमंत्री ठाकरे के फैसले पर बीजेपी विधायक अतुल भातखलकर ने कहा कि सत्ता संघर्ष में इंसानियत की बलि ले ली गई। टाटा हॉस्पिटल को करीब कैंसर पीड़ितों के लिए दिए गए घर पर रोक लगाकर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने ये जताने की कोशिश की है कि उनकी नजर में शरद पवार की क्या अहमियत है। ठाकरे ने निर्णय पर जोर लगाकर ये बताया कि राज्य में असली बॉस वही हैं। रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। शरद पवार और कांग्रेस के कंधे पर बैठकर महाराष्ट्र के सीएम बने उद्धव ठाकरे ने अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। कभी कांग्रेस की प्रतीकात्मक जूतों से पिटाई तो कभी शरद पवार को आईना दिखा। मतलब कि उद्धव ठाकरे खुलकर दोनों सहयोगियों के साथ खेल रहे हैं और सत्ता की ये मलाई चाटने के लिए हमेशा बेकरार रहने वाले सहयोगी चुपचाप सब देख रहे हैं। वजह ये है कि सत्ता का रस वे छोड़ना नहीं चाहते और यही वजह है कि शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए कहा कि उसके नेता राहुल गांधी केवल ट्विटर पर सक्रिय हैं। सामना में लिखा है कि ये सच है कि राहुल गांधी मोदी की कार्यशैली पर उनकी गलतियों पर हमला करते हैं, लेकिन ट्विटर के मैदान में 6 जनपद पर चाय पान शीर्षक से लिखे गए संपादकीय में सामना में शरद पवार के दिल्ली के 6 जनपद स्थित निवास स्थान पर राष्ट्रमंच की बैठक को लेकर लिखा गया। इसमें कहा गया कि कांग्रेस ने राष्ट्रमंच को महत्व नहीं दिया। असल में शरद पवार ने विपक्ष को जो चाय पान कराया, वैसे समारोह दिल्ली में राहुल गांधी शुरू करें तो मरणासन्न विपक्ष के चेहरे पर ताजगी का भाव दिखने लगेगा। सामना में लिखा गया कि प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार की लोकप्रियता पहले जैसी नहीं रही है, उसमें गिरावट आई है, परंतु उस गिरावट वाली जगह पर फिलहाल विपक्ष बढ़ रहा है, फल फूल रहा है। ऐसा नजर तो नहीं आता। कुछ राज्यों के चुनाव में विपक्ष की जीत हुई, उस जीत की सरसराहट भी अब ठंडी पड़ गई है। दिल्ली में डेरा डालकर बैठे और देश के समस्त विरोधी दलों से समन्वय स्थापित करे, ऐसी व्यवस्था इतने दिनों में स्थापित नहीं हो सकी। इसमें आगे लिखा है कि शरद पवार ये सब कर सकते हैं, परंतु फिर नेतृत्व का सवाल उठाया जा रहा है। कांग्रेस इस कार्य के लिए अगुवाई करे, ऐसी अपेक्षा की जाए तो कांग्रेस पार्टी खुद विगत कई महीनों से राष्ट्रीय अध्यक्ष के बिना ही डगमगा रही है। सच कहें तो कांग्रेस जैसी प्रमुख विरोधी पार्टी को इस पूरे घटनाक्रम में समानता के साथ उतारना चाहिए। विपक्ष को एकजुट करने के शरद पवार के प्रयास में राहुल गांधी जैसे कांग्रेस के प्रमुख नेता को शामिल होना चाहिए, तभी विरोधी दल की एकत्रित शक्ति को वास्तविक बल प्राप्त हो सकेगा। ये सच है कि पिछले दिनों शिवसेना नेता संजय राउत ने राहुल गांधी की तारीफ करते हुए कहा था कि वे देश के प्रमुख नेता हैं और उनसे देश को बहुत उम्मीदें हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी का नेतृत्व उनकी पार्टी के लिए प्रखर और प्रामाणिक है।
उनके मन में देश के लिए सच्ची भावना है। उनका सपना है कि देश में कांग्रेस पार्टी एक बार फिर से मजबूत बने। आगे कहा कि जिस प्रकार गांधी परिवार को बदनाम करने की मुहिम सरकार द्वारा चलाई जा रही है, इससे यह स्पष्ट होता है कि दिल्ली की सत्ताधारी राहुल गांधी से डरते हैं। लेकिन वक्त बदलते ही शिवसेना के सुर बदल गए। वहीं राहुल गांधी अब ट्विटर वाले नेता बन गए। रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। नवजोत सिंह सिद्धू की आड़ में गांधी वाड्रा परिवार ही कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ सक्रिय था। इसी वजह से दिल्ली में नेताओं, विधायकों, सांसदों की पंचायत हुई। 2 बार कैप्टन अमरिंदर सिंह की पेशी हुई। इन सारी कोशिशों का लब्बो-लुआब था कैप्टन अमरिंदर सिंह पर दबाव बनाकर नवजोत सिंह सिद्धू को एडजस्ट नहीं बल्कि आगे बढ़ाना और पंजाब की कमान देना। लेकिन अब कैप्टन की समझ में गांधी परिवार का ये खेल पूरी तरह से आ गया। इस वजह से अमरिंदर सिंह दिल्ली में बिना सोनिया गांधी या राहुल गांधी से मिले लौट गए। मतलब ये कि गांधी परिवार से कैप्टन की ठन गई है, लेकिन कैप्टन अमरिंदर सिंह अपने पैर पीछे हटाने को भी तैयार नहीं हैं। पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह के ओएसडी अंकित बंसल की सोशल मीडिया पोस्ट ने कैप्टन के इरादों का साफ संकेत दिया। इस पोस्ट को लेकर कांग्रेस में नया बवाल शुरू हो गया। यूथ कांग्रेस के प्रवक्ता ने इस पोस्ट पर आपत्ति जताते हुए ओएसडी की पोस्ट की शिकायत केसी वेणुगोपाल से की है। दरअसल पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह के ओएसडी अंकित बंसल ने सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखकर आलाकमान को याद दिलाया कि ये वही आलाकमान है जिसने कैप्टन अमरिंदर सिंह को पिछले कुछ सालों में कम करके आंका था और इसी वजह से पंजाब में पार्टी सत्ता के करीब 10 साल दूर रही थी और पंजाब में कैप्टन ने ही कांग्रेस को रिवाइव किया और पंजाब में कांग्रेस का मतलब सिर्फ कैप्टन अमरिंदर सिंह है और जो लोग सपने देख रहे हैं उन्हें फिर एक बार धूल चाटनी पड़ेगी और हम कैप्टन के साथ हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह के ओएसडी के सोशल मीडिया पर लिखे गए इस पोस्ट को इंडियन यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौतम सेठ ने शिकायत के तौर पर केसी वेणुगोपाल के पास पहुंचा दिया। उन्होंने कैप्टन समर्थकों को याद दिलाया कि विचारों को लेकर मतभेद हो सकता है, लेकिन कांग्रेस में प्रचलन नहीं है कि आला कमान पर ही सवाल खड़े कर दिए जाएं। कैप्टन समर्थकों और उनके ओएसडी को भी इस तरह की पोस्ट सोशल मीडिया पर लिखने से बचना चाहिए और वो उम्मीद करते हैं केसी वेणुगोपाल इस पूरे मामले में संज्ञान लें। रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। शुभेंदु अधिकारी के चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए कलकत्ता हाई कोर्ट के न्यायाधीश कौशिक चंदा ने अभिषेक मनु सिंघवी और ममता बनर्जी की बोलती बंद कर दी। असल में अभिषेक मनु सिंघवी ये दलील देते रहे कि कौशिक चंदा को इस मामले में अलग हो जाना चाहिए क्योंकि उनका बीजेपी के साथ राजनीतिक जुड़ाव है, इसलिए फैसला पक्षपातपूर्ण हो सकता है। कलकत्ता हाई कोर्ट के जस्टिस कौशिक चंदा ने उस याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया जिसमें उनसे खुद को सुनवाई से अलग करने की मांग की गई है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने यह अर्जी दाखिल की है। मामला नंदीग्राम के विधानसभा चुनाव के नतीजों को हाईकोर्ट में चुनौती देने से जुड़ा है। जस्टिस चंदा की एकल पीठ ने सुनवाई करते हुए अभिषेक मनु सिंघवी से सवाल किया कि उनके मामले से अलग होने का मुद्दा पहले दिन क्यों नहीं उठाया। उसके बाद उन्होंने कहा कि जब ममता बनर्जी के लिए केस लड़ रहे वकीलों की राजनीतिक पृष्ठभूमि होने के बाद भी उन पर भरोसा किया जा सकता है तो जज के लिए यह स्वीकार्यता क्यों नहीं। आपको बता दें कि अभिषेक मनु सिंघवी कांग्रेस के राज्यसभा सांसद हैं, लेकिन राज्यसभा में वे ममता बनर्जी की कृपा से पहुंचे हैं। ममता बनर्जी का केस लड़कर वे उसी एहसान का बदला चुका रहे हैं। ममता बनर्जी ने जस्टिस चंदा की बीजेपी से जुड़ाव का हवाला देकर पक्षपात की संभावना जताई थी। जस्टिस चंदा ने कहा इस केस में शामिल दोनों वकील का राजनीतिक जुड़ाव है। ममता बनर्जी की ओर से पेश हुए अभिषेक मनु सिंघवी से उन्होंने कहा कि आप कांग्रेस से हैं और दूसरे वकील एसएन मुखर्जी बीजेपी से जुड़े रहे हैं, लेकिन आप दोनों केस लड़ रहे हैं। अगर राजनीतिक पृष्ठभूमि वाले वकीलों पर भरोसा किया जा सकता है तो फिर जज पर क्यों नहीं। ममता बनर्जी ने नंदीग्राम चुनाव परिणाम में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए कलकत्ता हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। इस पर सुनवाई करने के लिए ममता बनर्जी ने कलकत्ता हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल को एक पत्र लिखकर अपनी याचिका जस्टिस कौशिक चंदा के अलावा किसी दूसरी पीठ को सौंपने का अनुरोध किया था। कारण ये था कि ममता बनर्जी जस्टिस चंदा को बीजेपी का सदस्य बता रही थी। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के वकील संजय बसु ने दावा किया था कि याचिका पर सुनवाई कर रहे जस्टिस कौशिक चंदा बीजेपी के सक्रिय सदस्य रह चुके हैं। ऐसे में चुनाव याचिका पर फैसले के राजनीतिक निहितार्थ होंगे। उन्होंने ये भी कहा था कि उनके मुवक्किल को न्यायिक प्रणाली और न्यायालय पर बहुत विश्वास है, लेकिन माननीय न्यायाधीश की ओर से पूर्वाग्रह की आशंका है। ममता बनर्जी ने नंदीग्राम चुनाव परिणाम में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए कलकत्ता हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की। याचिका में पश्चिम बंगाल विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष और बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी के निर्वाचन को रद्द करने की मांग की गई है। सचिन पायलट अपनी फरियाद लेकर दिल्ली आए
और 5 दिन तक डेरा डाले रहे कि जो वादा सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा ने उनके साथ 10 महीने पहले किया था, उन वादों का क्या हुआ? वो वादे पूरे किए जाएंगे या नहीं? पायलट के पास बस यही एक सवाल था, जिसका जवाब सोनिया गांधी की तरफ से नहीं आया। इतना तक तो ठीक रहा, लेकिन सचिन पायलट को उनकी हैसियत का तब पता चला जब 4 दिन तक राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा को दर्जनों फोन करने के बाद भी उन्होंने फोन रिसीव करने की जहमत तक नहीं उठाई और अपमानित होकर सचिन पायलट को दिल्ली से बैरंग वापस जाना पड़ा। गांधी वाड्रा द्वारा की गई उपेक्षा असम के सीएम हेमंत बिस्व शर्मा तो विस्तार से बता चुके हैं, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कभी मुंह नहीं खोला। लेकिन माना जा रहा है कि उनके साथ भी वैसा ही कुछ हुआ होगा जैसा सचिन पायलट के साथ हुआ, तभी तो उन्होंने कांग्रेस की सरकार को गिराने का फैसला लिया। अपना अपमान सहकर सचिन पायलट कब तक कांग्रेस के शीर्ष परिवार की वफादारी करते रहेंगे? सवाल ये है और इस सवाल का जवाब सचिन पायलट को ही देना है। यही कारण है कि राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने दौसा में सचिन पायलट मामले को लेकर बड़ा बयान दिया। सांसद किरोड़ीलाल मीणा ने दावा किया कि जब सचिन पायलट 3-4 दिन दिल्ली रुक कर आए हैं तब उन्होंने 50-60 फोन किए हैं, लेकिन उनके फोन राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने उठाए ही नहीं। राजस्थान की सियासत में पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बीच चल रही अदावत को लेकर डॉक्टर मीणा ने पायलट को यहां तक नसीहत भी दी। सांसद किरोड़ीलाल मीणा ने कहा कि स्वाभिमानी आदमी को इतना अपमान नहीं सहना चाहिए, ऐसे में सचिन पायलट को जल्द ही कुछ निर्णय लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि दम घुटकर नहीं रहना चाहिए और स्वाभिमान से निर्णय करना चाहिए। सांसद डॉक्टर मीणा ने राज्य की गहलोत सरकार की ओर से घोषणा पत्र में वादा करने के बावजूद कंप्यूटर शिक्षकों की स्थायी की बजाय संविदा पर भर्ती पर कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि ये बेरोजगारों के साथ अन्याय है। मेरा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से और शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा से अनुरोध है कि वे युवाओं की आवाज सुने। रिपोर्ट न्यूज ऑफ इंडिया। बंगलों से दिल्ली के लोक कल्याण मार्ग तक अफसरों की बैठकों का दौर जारी है। श्रीनगर और जम्मू के जहाजों से जम्मू कश्मीर के राजनेता दिल्ली पहुंच गए। घाटी में हाई अलर्ट के कारण नियंत्रण रेखा से श्रीनगर के चौराहों तक व्यापक बंदोबस्त जमा दिए गए हैं। सबके बीच पीएम नरेंद्र मोदी की सर्वदलीय बैठक के लिए प्रधानमंत्री आवास में तैयारियां पूरी हो गई हैं। आर्टिकल 370 को हटाए जाने के बाद पहली बार पीएम मोदी जम्मू कश्मीर की पार्टियों के साथ मीटिंग करने वाले हैं। सर्वदलीय बैठक का एजेंडा क्या है, इस पर सिर्फ कयास ही लगाए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार ने इसके लिए एक बड़ा होमवर्क किया है। प्रधानमंत्री आवास पर होने वाली सर्वदलीय बैठक से पहले जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती, फारूक अब्दुल्ला और गुलाम नबी आजाद दिल्ली पहुंच गए हैं। वहीं बीजेपी की नुमाइंदगी करने के लिए पार्टी नेता कविंद्र गुप्ता, निर्मल सिंह और रविंद्र रैना दिल्ली आ गए हैं। हालांकि सभी को बैठक के बारे में सिर्फ संभावित जानकारियां ही बताई गई हैं। दिल्ली में होने वाली सर्वदलीय बैठक से पहले कश्मीर घाटी में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर दिए गए हैं। सुरक्षा एजेंसीज ने ये आशंका जताई है कि दिल्ली में होने वाली बैठक से पहले आतंकी किसी वारदात को अंजाम देने की कोशिश कर सकते हैं। इसके अलावा पाकिस्तान की तरफ से भी नियंत्रण रेखा पर कोई साजिश हो सकती है। ऐसे में एहतियात के तौर पर एलओसी और सीमा के फॉरवर्ड इलाकों में सख्त निगहबानी की जा रही है। वहीं किसी विरोध प्रदर्शन की आशंका में श्रीनगर के संवेदनशील थाना क्षेत्रों रैनावाड़ी, खान्यार, सफाकदल, कराल खुर्द, एमआर गंज और नौहट्टा में पुख्ता सुरक्षा बंदोबस्त हो गए हैं। सभी के साथ राज्य के हालातों पर केंद्रीय एजेंसीज की नजर बनी हुई है। दिल्ली में पीएम नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, गृह सचिव अजय भल्ला, पीएम के प्रधान सचिव पीके मिश्रा के साथ जम्मू कश्मीर के कुल 14 नेता सर्वदलीय बैठक में हिस्सा लेंगे। बैठक में मुख्य रूप से जम्मू कश्मीर के राजनीतिक हालात, विधानसभा चुनाव कराने संबंधी स्थिति, राज्य के पुनर्गठन, परिसीमा निर्धारण, पूर्ण राज्य के रूप में जम्मू कश्मीर की दर्जा बहाली समेत कई अन्य मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। प्रधानमंत्री की बैठक से पहले श्रीनगर से रवाना हुई महबूबा मुफ्ती ने कहा कि वे खुले मन से दिल्ली में बातचीत के लिए पहुंची हैं। वहीं बीजेपी और कांग्रेस ने कहा कि वे राज्य के मुद्दों पर सर्वदलीय बैठक में अपनी बात रखेंगे। पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन के नेताओं का कहना है कि अगर बैठक में बात कश्मीर के लोगों के हित में होगी तो मानी जाएगी, वरना हम सीधा इनकार कर देंगे। फारूक ने 22 जून को कहा कि हम कभी भी बातचीत के खिलाफ नहीं रहे। दिल्ली ने बातचीत का कोई एजेंडा नहीं बताया, इसलिए हर मुद्दे पर बात होगी। कश्मीर मुद्दे पर हमारा स्टैंड सभी को पता है। पीएजीडी का एजेंडा सभी को पता है, उस पर कोई समझौता नहीं होगा।
इसके अलावा हम सभी राजनीतिक कैदियों की रिहाई और देश के विभिन्न जेलों में बंद सभी कश्मीरी कैदियों को वापस जम्मू कश्मीर की जेलों में स्थानांतरित करने पर जोर देंगे। महबूबा मुफ्ती का कहना है कि संविधान ने जो अधिकार हमें दिया है वह हमसे छीना गया है, उसे लौटाया जाए। इसके अलावा भी जम्मू कश्मीर में एक मसला है, इसमें पाकिस्तान की भी एक भूमिका है। अगर सरकार दोहा में तालिबान से बातचीत कर सकती है तो फिर उसे यहाँ जम्मू कश्मीर में अलगाववादियों, आतंकी संगठनों और पाकिस्तान से बातचीत करने में हिचक क्यों है। महबूबा ने आगे कहा, कश्मीर में अमन लाना है तो पाकिस्तान के साथ भी बातचीत करनी चाहिए। मैं चाहती थी कि डॉक्टर फारूक ही हम सबका प्रतिनिधित्व करें, लेकिन डॉक्टर साहब ने कहा कि ये न्योता हम सभी को अलग अलग मिला है, इसलिए हम सभी को जाना चाहिए। अगर नहीं जाएंगे तो हम पर वार्ता को नाकाम बनाने का आरोप लगेगा। रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।